हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला विथ डीके पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ऋग्वैदिक कालीन लोगों की आजीविका और धार्मिक जीवन के बारे में विस्तार से पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक कालीन शासन व्यवस्था अर्थात राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन शासन व्यवस्था मुख्य रूप से 4 स्तरों पर बटी हुई थी: कुल, ग्राम, विश्व और जन। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में परिवार मिलकर गांव का निर्माण करता है और गांव मिलकर समाज का और समाज मिलकर राज्य का निर्माण करता है, तो वहीं राज्य मिलकर देश का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार ऋग्वेद काल के समय में था। सबसे छोटा स्तर कुल अर्थात घर होता था, जिसका प्रधान कुलप या कुलपति कहलाता था। कई कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करता था, कई घर मिलकर ग्राम का निर्माण करता था और जिसका प्रधान ग्राम का प्रधान ग्रामीणी कहलाता था अर्थात ग्रामीण कहलाता था। वहीं कई ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करता था, जिसका प्रधान विश्वपति कहलाता था। तो कई विश्व मिलकर जन अर्थात कबीला का निर्माण करता था, जिसका प्रधान राजन अर्थात राजा कहलाता था। तो आपने देखा कि ऋग्वैदिक कालीन शासन व्यवस्था जो था सो 4 स्तर पर बटी हुई थी। सबसे छोटा स्तर कुल था, तो वहीं सबसे बड़ा स्तर जन था। जन का प्रधान राजन कहलाता था अर्थात राजा कहलाता था और वही सबसे हेड था अर्थात सबसे मुख्य था, सबसे ऊंचे स्तर पर था। राजन का चुनाव अर्थात राजा का चुनाव एक समिति द्वारा होती थी। जन के प्रत्येक परिवार के सदस्य उस समिति के सदस्य होते थे। जिस प्रकार से हम लोग हैं, जिस तरह से एमपी का चुनाव होता है ना, ठीक उसी प्रकार से राजन का चुनाव अर्थात राजा का चुनाव होता था। राजा को शासन संबंधी कार्यों में सलाह और मशवरा देने के लिए सभा एवं विदथ नाम की 2 संस्थाएं होती थी, जो सैनिक एवं धार्मिक कार्यों के संबंध में विचार विमर्श करती थी। सभा में साम्राज्य के प्रबुद्ध लोग अर्थात ज्ञानी लोगों को रखा जाता था, तो वहीं विदथ में साम्राज्य के प्रमुख सैनिक और ग्रामीण लोग भी भाग ले सकते थे। विदथ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, जिसे जनसभा भी कहा जाता है। महिलाएं सभा एवं विदथ अर्थात जनसभा, सभा एवं जनसभा दोनों में भाग ले सकती थी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। राजा अपने पुरोहित की सलाह से न्याय करता था। राजा जो था सो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, उसका न्याय दिलाने के लिए अपने पुरोहित का मदद लेता था अर्थात अपने गुरु की सलाह लेता था। अब उस ऋग्वैदिक काल में राजा के प्रमुख कार्य के बारे में जान लेते हैं। राजन अर्थात राजा का प्रमुख कार्य अपने जन अर्थात राज्य को सुरक्षा प्रदान करना तथा जन की संपत्तियों में वृद्धि करने के लिए यज्ञ का आयोजन करना था। राजा का प्रमुख कार्य क्या था कि वह अपने राज्य की सुरक्षा करे, अपनी प्रजा का अच्छी तरीके से देख रेख करे, साथ ही साथ अपने राज्य की संपत्तियों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक यज्ञ भी करा सकता था। यह प्रमुख राजा के कार्य था। आज की तरह उनके पास अस्थाई सेना नहीं थी। जिस प्रकार आज किसी राजा या प्रधानमंत्री का अपना फौज अपनी सेना होती है, उस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में किसी भी राजा का अस्थाई सेना नहीं था। युद्ध के दौरान एक नागरिक सेना का गठन किया जाता था, जिसका नेतृत्व राजन अर्थात राजा करता था। जब कहीं किसी से मान लीजिए कि युद्ध करने की आवश्यकता आन पड़ी है, तब साम्राज्य के विभिन्न लोगों को एक नागरिक सेना के रूप में संगठित किया जाता था कि हमें युद्ध करनी है, हमें युद्ध लड़नी है। तो इस रूप से सेना का गठन होता था, परंतु अस्थायी सेना उस समय नहीं थी। लड़ाइयाँ पुरुषों के द्वारा लड़ी जाती थी, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी। और यहाँ इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक अर्थात पुरुष प्रधान था शासन व्यवस्था, परंतु महिलाओं को वहाँ समान अधिकार मिला था। महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं किया गया था। कबीले के लोग अर्थात राज्य के लोग अपनी इच्छा से स्वेच्छा से बलि नामक कर राजा को देते थे, परंतु यह कर जो था सो अनिवार्य नहीं था। यह राजा के द्वारा अनिवार्य नहीं किया गया था कि आपको अनिवार्य रूप से यह कर देनी ही पड़ेगी। यदि प्रजा को मन करे कि हाँ राजा हमारे लिए अच्छे कार्य कर रहा है, तो हमको उसकी मदद करनी चाहिए कर के रूप में, तो वे बलि नामक कर को दिया करते थे। यहाँ इस बात पर भी ध्यान देनी चाहिए कि ऋग्वेद में बलि शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में हुआ है। पहला, यज्ञ में आहुति देने के लिए, अर्थात किसी भी प्रमुख यज्ञ में यदि किसी की जान देनी हो तो उस रूप में भी बलि शब्द का प्रयोग होता था। तो वहीं दूसरा अर्थ था कि लोगों के द्वारा अपने राजा को उपहार में दिए गए धन अर्थात कर के रूप में।
जैसा भी हमने बताया। अर्थात ऋग्वेद में बलि शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता था, पहला यज्ञ में आहुति देने के लिए और दूसरा कर देने के लिए। इस काल में शासन का लोकप्रिय जो स्वरूप था वह राजतंत्र था, अर्थात राजा ही सर्वोपरि था। राजा की मृत्यु के बाद सामान्यतः उसका ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़ा पुत्र जो था सो राजा बनता था। तो ये था ऋग्वैदिक कालीन शासन व्यवस्था अर्थात राजनीति व्यवस्था। उस समय साम्राज्य में 4 प्रमुख स्तर होते थे, कुल, ग्राम, विष और जन, और इसी चारों स्तर पर राजा जो था सो राज्य करता था। साथ ही साथ जो था सो उस समय प्रजा के बीच किसी भी प्रकार का अराजकता नहीं था। राजा अपनी इच्छा से एक सन्यासी की तरह, एक सामान्य मुखिया की तरह राज करता था। उस समय प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था। लोग चाहे तो स्वेच्छा से कर दे सकता है या तो नहीं भी दे सकता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए राजा अपने पुरोहितों की सहायता से ही न्याय करता था। लड़ाइयों के लिए सैनिक जो था सो अस्थायी सेना नहीं था। युद्ध के समय ही एक नागरिक सेना का गठन होता था और इस युद्ध में लड़ाइयों में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। साथ ही साथ महिलाएं जो था सो सभा और जनसभा दोनों में भाग ले सकती थी, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। अब आगे एक छोटा सा वर्ड महापाषाण के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग पीछे बता चुके आप लोगों को कि पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, तो इसी कारण से महापाषाण का अर्थ हो जाएगा बड़ा पत्थर, और इसका मतलब होता है बड़ा सा चट्टान। इसका अर्थ क्या हुआ कि महापाषाण मतलब क्या होता है? तो आज से करीब 3000 साल पहले महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा प्रचलित की गई थी। अर्थात जब किसी की मृत्यु होती थी या किसी खास इंसान की मृत्यु होती थी तो उसके कब्र की पहचान के लिए उसके कब्र पर एक बड़ा सा चट्टान, बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था, ताकि कब्र के स्थानों को चिन्हित किया जा सके कि इस स्थान पर इस महान पुरुष को दफनाया गया है। भारत के कई शहरों से महापाषाणिक पुरास्थल मिले हैं, जैसे तमिलनाडु के आदि चंदलूर, तो वहीं आंध्र प्रदेश के ब्रह्मगिरी ऐसे पुरास्थल हैं जहां पर महापाषाणिक स्थल की प्राप्ति हुई है। अर्थात इन स्थलों पर पहले महान पुरुषों को दफनाकर उस पर एक बड़ा सा चट्टान रख दिया जाता था उसकी पहचान के लिए। तो ये था ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक अर्थात शासन व्यवस्था और पाषाण शब्द का अर्थ। अब तक हम इतिहास के कुल 11 सीरीज को चला चुके हैं और इसमें क्लास 6 के NCERT बुक का 5 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 से 5 तक के मैक्सिमम MCQs को डील करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।